देखिए, ब्रिटिश रूल के समय पर कई बार ऐसे मौके आते हैं जब मुस्लिम रिलीजन के लोग ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम 1857 के रिवोल्ट के पहले की बात करें तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफ़ी चरम पर थी, काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर थी। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर ना धीरे धीरे कई ऐसे मौके रहे जब ब्रिटिशर्स और मुस्लिम रिलीजन के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई और मुस्लिम्स सारे के सारे जो मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक जो कंडीशन है, ये एक जो प्रॉब्लम है वो जनरेट होती है। अब जब भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ जाया करती थी, जब भी हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ जाया करती थी, तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो मुस्लिम्स को अपने एनिमी के तौर पर देखते थे, एज एन एनिमी के तौर पर कंसिडर किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा किसे, मुस्लिम्स को। ठीक है, जैसा कि हम 1857 की रिवोल्ट के समय हम देखते हैं, तो मुस्लिम्स को एनिमी के रूप में कंसिडर किया है किसने, ब्रिटिशर्स ने। अब यहाँ पे ना यहाँ पे अगर हम देखें तब इनका ऐसा मानना है कि मुस्लिम की पॉलिटिकल पावर को यदि आपको बढ़ाना है, इंडिया में अगर पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है मुस्लिम्स को, तो इस काम को किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ इस तरह से कि मुस्लिम्स के अंदर जो दकियानूसी विचारधारा है, जो रिजिडिटी है, जो ऑर्थोडॉक्सी है, उसे समाप्त करके, और जो ब्रिटिश एजुकेशन है, जो इंग्लिश एजुकेशन है, जो साइंटिफिक एजुकेशन है, इसके द्वारा ही हम ऐसा कर सकते हैं। और यही रास्ता अपनाने की कोशिश की है, यही रास्ता अपनाया है किसने, सर सैयद अहमद खान ने। एजुकेशन पर या साइंटिफिक एजुकेशन पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने झुकाव दिया है, काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, और इन्होंने बहुत सारे, अगर हम इनकी खुद की बात करें तो इन्होंने कई सारे सब्जेक्ट्स को स्टडी किया था। ठीक है ना, कई सारी लैंग्वेजेस को इन्होंने समझा था, कई सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने पढ़े थे। तो ये खुद भी एक अच्छे इंटेलिजेंट और कई एजुकेशनिस्ट व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। इनको ये मालूम था कि अगर आगे बढ़ना है तो मुस्लिम कम्युनिटी को वेस्टर्न स्टाइल साइंटिफिक एजुकेशन को अपनाना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। ठीक है, इसीलिए ये अगेंस्ट हो गए थे देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट के, या देवबंदी जो मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, इसके ये काफ़ी अपोजिशन में थे। देखिए, इनका जो मूवमेंट है ये वेस्टर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन के सपोर्ट में है, जबकि जो देवबंदी मूवमेंट था उसके बारे में हम ये समझ सकते हैं कि वो एक ऑर्थोडॉक्स या फिर जो मुस्लिम कल्चर या जो रिचुअल्स, पुराने रिचुअल्स थे, उनको सपोर्ट करने वाला मूवमेंट था और वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट रहने वाला मूवमेंट था। तो ये उस मूवमेंट के क्या हो गए थे, काफ़ी अगेंस्ट या उसके खिलाफ हो गए थे। ठीक है ना, चलिए अब हमने देखा 1838 में जैसे कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क के पद पर ये अपॉइंट हुए, 1840 में मुंशी के पद तक पहुंच गए, 1858 में मुरादाबाद के कोर्ट में काफ़ी हाई मोस्ट रैंक तक पहुंच गए। अब देखिए आगे जो है वो ये है कि 1860 में इन्होंने क्या किया है, मुरादाबाद में एक मॉडर्न मदरसा या हम बोल सकते हैं कि स्कूल की स्टेब्लिशमेंट की थी जिसका नाम था गुलशन स्कूल। ठीक है, 1860 में इन्होंने गुलशन स्कूल स्टेब्लिश किया था, जिसे हम मॉडर्न या आधुनिक मदरसा के तौर पर समझ सकते हैं। यहाँ पे साइंटिफिक एजुकेशन क्या की जाती थी, प्रोवाइड की जाती थी, साइंटिफिक एजुकेशन यहाँ पर दी जाती थी। ठीक है, सो फॉर प्रोवाइडिंग साइंटिफिक एजुकेशन इन मुस्लिम्स ही इस्टेब्लिश अ मॉडर्न मदरसा दैट वाज नेम्ड एज गुलशन स्कूल। कहाँ पर, इन मुरादाबाद। और मुरादाबाद कहाँ पर आता है, तो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश या यूपी में आता है। ठीक है, अगर हम बात करें 1863 की, तो 1863 में भी इन्होंने एक और स्कूल खोला था, एक और स्कूल स्टेब्लिश किया था गाजीपुर में। और आप सभी को पता है कि गाजीपुर जो है ये भी यूपी में आता है या पूर्वांचल में आने वाला एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है, एक फेमस जिला है गाजीपुर। गाजीपुर में इन्होंने एक और स्कूल, एक और विद्यालय की स्थापना की थी जिसका नाम था विक्टोरिया स्कूल। ठीक है, तो विक्टोरिया स्कूल इन्होंने ओपन किया था। सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1863 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में विक्टोरिया स्कूल को स्थापित किया गया था। ठीक है, पूर्वांचल का एक प्रसिद्ध जिला है गाजीपुर और यहाँ पर इन्होंने विक्टोरिया स्कूल बनाया था। देखिए ये विक्टोरिया स्कूल आप लोग देख रहे हैं, नाम जो है रानी क्वीन या विक्टोरिया के नाम पर है। और ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटेन की जो रानी थी वो विक्टोरिया ही थी, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। और इस दौर में जो क्वीन हुआ करती थी वो विक्टोरिया हुआ करती थी। तो क्वीन विक्टोरिया की मेमोरी में या उनके
रिस्पेक्ट में इन्होंने विक्टोरिया स्कूल ओपन किया है। और इसका टारगेट ये है, इसका ऑब्जेक्ट ये है इस नाम के पीछे या इस पर्पस के पीछे कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में एक बॉन्ड बनाया जा सके, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को अच्छा किया जा सके। तो मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियनिटी के बीच में अच्छे रिलेशन बनाने के लिए इन्होंने कौन सा स्कूल ओपन किया है? गाजीपुर में विक्टोरिया स्कूल। कब ओपन किया? 1863 में ओपन किया। ठीक है, इन्होंने नेशनल यूनिटी के लिए भी काफी कुछ काम किया है, राष्ट्रीय एकता के लिए, अखंडता के लिए भी काफी कुछ काम किया है। और इन्होंने कुछ ऐसे कथन कहे हैं, कुछ ऐसे स्लोगन्स कहे हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं कि इन्होंने यूनिटी के लिए भी काफी कुछ किया था। जैसे इन्होंने ये बातें कही है कि क्या हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं, क्या हिंदू और मुस्लिमों ने गंगा का पानी नहीं पिया है। ठीक है, अगर हिंदू और मुस्लिम, देखिए दोनों जो धर्म के लोग हैं कई सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और इन्होंने एक दूसरे की परंपराओं को अपना लिया है। ठीक है, मुस्लिम्स ने हिंदुओं की कई रिवाजों को, परंपराओं को अपने अंदर समा लिया है, वहीं मुस्लिम्स की कई परंपराओं को हिंदुओं ने अपना लिया है। तो ये जो दोनों के दोनों धर्म के लोग हैं ये एक ही हैं, इनमें एक ही जैसा रक्त है और ये अब इतने समय से एक साथ रह रहे हैं कि ये सब एक जैसे ही बन चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने जीवन के अपने करियर के इनिशियल लेवल पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काफी कुछ बातें कही, काफी कुछ किया। लेकिन जैसे जैसे ये अपने लाइफ के लेटर स्टेज में पहुंचते हैं, धीरे धीरे लास्ट टाइम पर पहुंचते हैं, तब इनके जो व्यूज होते हैं, विचार होते हैं, जो आइडियाज या आइडियोलॉजी होती है वो रेडिकलिस्ट हो जाती है, वो थोड़ी कट्टर हो जाती है और हिंदू मुस्लिम के बीच में एक देखा जाए तो एक विवाद या एक गैप बनाने का रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पर ये काफी देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच इनके जो आइडियाज होते हैं, विचार होते हैं, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी में एक गैप पैदा करने का काम भी करती है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझे। 1862 में क्या हुआ है? 1862 में इन्होंने क्या किया है? 1862 में इन्होंने ट्रांसलेशन सोसाइटी को फॉर्म किया था। तो यहां पे मैं नाम लिख दे रहा हूं, ट्रांसलेशन सोसाइटी स्टेब्लिश की गई थी 1862 में इनके द्वारा। और ट्रांसलेशन सोसाइटी का जो टारगेट था वो ये था कि यूरोप में जो यूरोपियन साइंटिफिक बुक्स थी, यूरोप की जो वैज्ञानिक या विज्ञान से संबंधित जो बुक्स थी उन्हें ट्रांसलेट किया जाए। ठीक है, तो जो साइंटिफिक बुक्स थी उनका ट्रांसलेशन किया जाए हिंदी में और उर्दू में। ठीक है, तो हिंदी और उर्दू में इन बुक्स को ट्रांसलेशन कराने के लिए इन्होंने एक ट्रांसलेशन सोसाइटी को ही क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था, एक स्थापना की थी। ठीक है, ताकि विज्ञान या विज्ञान से संबंधित बुकों का उन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया जा सके जिन लैंग्वेज को हिंदू और मुस्लिम समझते हैं। ठीक है, 1864 में ये अलीगढ़ चले गए थे, 1864 में ये कहाँ पहुंच गए थे? 1864 में ये अलीगढ़ चले गए थे, ये अलीगढ़ पहुंच चुके थे। ठीक है, और अलीगढ़ में जाने के बाद इन्होंने वहां पर एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो 1864 में अलीगढ़ में जब ये पहुंचे तो अलीगढ़ में इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया है? साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था इन्होंने अलीगढ़ में। वहां पर उन्होंने वही मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन है, उसको क्या करने की कोशिश की है? प्रमोट करने की कोशिश की है, उसे प्रचारित करने की कोशिश की है एमोंग दी मुस्लिम्स, यानी मुसलमानों में या मुस्लिम रिलीजन के लोगों में। वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने सोसाइटी फॉर्म की थी जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864 इन अलीगढ़। ठीक है, अब देखिए एक चीज और कि इन्होंने डिमांड की है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश रूल से, कि जो यूनाइटेड प्रोविंस है, जिसे हम आज के समय पर हम उत्तर प्रदेश के रूप में समझते हैं, तो ब्रिटिश रूल के समय एक प्रेसिडेंसी कही जाती थी यूनाइटेड प्रोविंस प्रेसिडेंसी। तो ये जो यूनाइटेड प्रोविंस है वहां पर उर्दू को एक लैंग्वेज के रूप में कंसीडर करने की बात की गई थी या डिमांड की गई थी। ठीक है, ये डिमांडेड उर्दू एज द स्टेट लैंग्वेज फॉर यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, तो इन्होंने उर्दू लैंग्वेज को एक मदर लैंग्वेज के रूप में, मदर टंग के रूप में, भाषा के रूप में अधिकृत करने की डिमांड की है, मांग की है। ठीक है, और ये काम उन्होंने किया है
किससे ये डिमांड उन्होंने किससे की है? ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। और जब इन्होंने ये डिमांड की कि उर्दू को फर्स्ट नंबर पे लैंग्वेज के रूप में कंसिडर करना चाहिए, तब हिंदू धर्म के जो लीडर्स थे उन्होंने हिंदी लैंग्वेज की डिमांड की थी। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्यूट पैदा होता है, विवाद पैदा होता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे कारण बनती है हिंदू मुस्लिम डिवीजन के। अब देखिए आगे की बात करें तो 1 अप्रैल 1869 में इन्होंने क्या किया है, ब्रिटेन ये जाते हैं 1 अप्रैल 1869 को ये ब्रिटेन पहुंचते हैं। 1 अप्रैल 1869 में 1869 में ये ब्रिटेन की यात्रा पर गए हैं। अब जब ये ब्रिटेन पहुंचते हैं, ब्रिटेन की यात्रा पर जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग ये समझें कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति काफ़ी लॉयल हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को या ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स भी इनको सपोर्ट करते हैं, ब्रिटिशर्स भी इनको सहायता देते हैं। और जब ये वहाँ गए तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इन्हें टाइटल्स दिए है, उपाधि दी है। और आप सभी को पता है कि इन्हें नाइटहुड की उपाधि तो दी हुई थी, सर की उपाधि तो दी गई थी बाद में, लेकिन उसके पहले जब ये पहुंचते हैं ब्रिटेन में तब इन्हें ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी जाती है। इट मीन्स स्टार ऑफ इंडिया, भारत का सितारा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इन्हें ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि से भी सम्मानित किया था, भारत का सितारा की उपाधि से भी क्या किया था, सम्मानित किया था। ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया के टाइटल से सम्मानित किया था सर सैयद अहमद खान को, ठीक है। जब ये ब्रिटेन जाते हैं तो ब्रिटेन में कई सारे जो कॉलेजेस थे, जो यूनिवर्सिटीज थी, उनको ये विजिट करते हैं, उनको ये समझते हैं वहाँ पर किस तरह से टीचिंग की जाती है, वहाँ पे किस तरह से एजुकेशन का पूरा सिस्टम चलता है। तो ये काफ़ी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को विजिट करते हैं, समझते हैं कि ब्रिटेन में टीचिंग का क्या तरीका है, किस तरह से साइंटिफिक एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। और फिर जब वो वहाँ से वापस इंडिया पहुँचते हैं, जब वो वापस इंडिया आते हैं और तब ये डिसाइड करते हैं कि वो एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरह ही यूनिवर्सिटी इंडिया में भी क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उस समय और आज के समय भी एक काफ़ी फेमस और काफ़ी ग्रेट यूनिवर्सिटी के रूप में कंसिडर की जाती है। कई सारे महान अगर हम बात करें इंडिया की तो कई सारे इकोनॉमिस्ट हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ से पढ़े हुए हैं। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरह ही इंडिया में एक यूनिवर्सिटी ओपन करने का प्लान बनाते हैं सर सैयद अहमद खान जब ये ब्रिटेन पहुंचते, ठीक है। उसके पहले अगर हम बात करें, हमें पता है कि जो उसकी तर्ज पर जो इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, विश्वविद्यालय बनाया था, वो कहलाता है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, जो स्टेब्लिश हुआ था अलीगढ़ में 1885 में। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें, ये तो 1869 की बात होगी, 1870 24 दिसंबर 1870 को इनकी एक मैगजीन प्रकाशित की गई थी, इनकी एक मैगजीन आई थी और उस मैगजीन का नाम था तहजीब अल अखलाक। तो इन्होंने एक मैगजीन प्रकाशित की थी, एक मैगजीन इनकी आई थी और इस मैगजीन का नाम था तहजीब अल अखलाक। और इसका जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो होता है सोशल रिफॉर्मर, यानी कि समाज सुधारक। तो इनकी एक मैगजीन आती है, इस मैगजीन का नाम होता है सोशल रिफॉर्मर, हिंदी में बोलेंगे समाज सुधारक, और उर्दू में इसका मतलब होता है तहजीब अल अखलाक, ठीक है। अब देखिए 24 मई 1875, 24 मई 1875 में सॉरी है ना, मैंने यहाँ पे 1885 बोल दिया था, लेकिन 1875 1875, ठीक है। तो 24 मई 1875 में पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन्होंने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डेट बता दे रहा हूँ, सही जो डेट है वो है 24 मई 1875। 1885 नहीं होगा, 1875 होगा। 24 मई 1875 को इन्होंने भारत में या इंडिया में फर्स्ट मुस्लिम कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश की थी, जो साउथ एशिया की फर्स्ट हम बोल सकते हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी या कॉलेज के रूप में कंसीडर हम करते हैं, जिसका नाम है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। Mohammedan Anglo-Oriental College was established in 24 of May 1875 by Sir Syed Ahmad Khan in अलीगढ़, ठीक है।
ये जो यूनिवर्सिटी है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसको 1920 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एफिलिएट किया गया था, और फिर इसका जो नाम था 1920 से वो हो गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 1920 में इसका जो नाम था वो हो गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसी को हम जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से, शॉर्ट में इसे AMU भी कहा जाता है। ठीक है, तो AMU इट मींस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में इसका नाम चेंज हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1878 में इन्होंने मोहम्मडन एसोसिएशन बनाया था, जिसका कार्य था मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम संप्रदाय को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के उद्देश्य से। ठीक है, तो इन्होंने मोहम्मडन एसोसिएशन 1878 में स्टेब्लिश किया है। तो यहाँ पे मैंने आपको ईयर बोले 1864 अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका ईयर हो जाता है 1864 अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी। 1869 में ये कहाँ जाते हैं, सॉरी 1869 में ये जाते हैं ब्रिटेन, और ब्रिटेन में इन्हें टाइटल दिया जाता है। 1875 में, अच्छा ब्रिटेन जब जाते हैं तभी ये तय करते हैं कि ये इंडिया में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरह ही एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्टेब्लिश करेंगे, और फिर 1875 में ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी स्टेब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ईयर्स ध्यान रखिएगा। 1860 में क्या हुआ है, गुलशन स्कूल या फर्स्ट हम मदरसा बोल सकते हैं। 1863 गाजीपुर में विक्टोरिया स्कूल ओपन करते हैं। 1862 में ट्रांसलेशन सोसाइटी स्टेब्लिश करते हैं ताकि बुक्स को ट्रांसलेट किया जा सके, और फिर 64 अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी। 1869 ब्रिटेन गए हैं। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्टेब्लिशमेंट की थी। ठीक है, अब देखिए 1878 में क्या किया, 1878 में क्या किया, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1878 में इन्होंने मोहम्मडन एसोसिएशन बनाया था। मोहम्मडन एसोसिएशन इन्होंने स्टेब्लिश किया था, जिसका कार्य था मुस्लिम कम्युनिटी को पॉलिटिकली मामलों में क्या करना, इंगेज करना या पॉलिटिकली मामलों में स्ट्रॉन्ग करना, राजनीतिक मामलों में मजबूत करने के लिए इन्होंने मोहम्मडन एसोसिएशन को स्टेब्लिश किया था 1878 में। ठीक है, जो अब देखिए इन्होंने काफी कुछ किया और अपना पूरा जीवन मुस्लिम एजुकेशन या मुस्लिम लोगों को सामाजिक सुधार करने में बिताया, धार्मिक सुधार करने में बिता दिया। और देखिए जो प्रोमिनेंट इंडियन मुस्लिम होते हैं, जो बाद में इंडिया की पॉलिटिकल मामलों में काफी ज्यादा जिनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना है या फिर अल्लामा इकबाल नाम से जो काफी फेमस मुस्लिम पॉलिटिशियन होते हैं, वो साफ तौर पर या उनकी विचारधारा पर, उनके आइडियोलॉजी पर या उनके ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो होता है वो किसकी एजुकेशन का या किसकी शिक्षा का होता है, किसके विचारों का होता है, तो आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के एजुकेशन से काफी प्रभावित होते हैं आने वाले मुस्लिम लीडर्स, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना हो गए हैं या फिर इकबाल हो गए हैं। ये काफी फेमस मुस्लिम पॉलिटिशियंस थे और ये लोग किसकी आइडियोलॉजी से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंसिव थे, तो सर सैयद अहमद खान से। ठीक है, अगर हम इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, राजनीतिक संगठन की बात करें, तो इन्होंने एक यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन। और ये जो यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन था ये अलीगढ़ में स्टेब्लिश किया गया था, और इन्होंने जो राजा शिव प्रसाद बनारस के राजा थे उनके साथ मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी 1888 में। तो 1888 में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 1888 में यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। यूनाइटेड पेट्रियोटिक का मतलब होता है कि देश हित या देश के प्रति राष्ट्र प्रेम, तो पेट्रियोट यानी देश हित में। तो इन्होंने यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन स्टेब्लिश किया 1888 में, जिसमें बनारस के जो राजा थे शिव हरि प्रसाद, इनके साथ मिलकर। ठीक है, इसका काम ब्रिटिश एम्पायर और इंडियन मुस्लिम का बॉन्ड डेवलप किया जा सके। बेसिक फंक्शन क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, कि ब्रिटिश एम्पायर और इंडियन मुस्लिम में एक बॉन्ड क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके, उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छी की जा सके। ठीक है, इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, नाइटहुड का टाइटल प्रदान किया गया था। ठीक है, और साथ साथ ही इन्हें स्टार ऑफ इंडिया हमने पढ़ा, भारत के सितारे की उपाधि भी इन्हें क्या की गई थी, दी गई थी। ठीक है, तो ओवरऑल हमने डिस्कस किया सर सैयद अहमद खान और उनके जो फंक्शंस और उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको समझने की कोशिश की। तो ओवरऑल अगर बात की जाए सर सैयद अहमद खान के बारे में, तो मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वास और जो रिजिडिटी ऑर्थोडॉक्सी मुस्लिम धर्म में थी, जो अंधविश्वास और दकियानुसी विचारधाराएं थी, उन्हें समाप्त करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने जीवन भर स्ट्रगल किया।
मुस्लिम्स को एजुकेशन, वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन देने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए। कई स्कूल्स, कॉलेजेस, साइंटिफिक सोसाइटीज इन्होंने स्टेब्लिश की और काफ़ी फोकस किया। ठीक है, इनिशियल लेवल पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी काम किया है। ब्रिटिशर्स के अच्छे लॉयलिस्ट सपोर्टर माने जाते हैं, लेकिन अपने जीवन के अंतिम स्टेज पर या लास्ट चरणों में, अंतिम चरणों में इन्होंने जो रेडिकलिज्म दिखाया है, कुछ एक रूढ़िवादिता या कट्टरपन दिखाया है, जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में गैप या विवाद उत्पन्न हुए हैं और जो प्रभाव, जिसका प्रभाव हमें आगे पॉलिटिक्स में देखा जाता है, भारत की राजनीति में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया सर सैयद अहमद खान के बारे में। अब हम कुछ और मूवमेंट्स हैं जो इस समय पर हुए थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।